देख रहे हैं CTV7 पर हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में बहुत सारे मुद्दों, बहुत सारी खबरों, बहुत सारे विषयों पर चर्चा लेकर हाजिर है आपके सामने शकील साजिद। बेहद अहम खबर, छत्तीसगढ़ भाजपा की 2 दिवसीय बैठक में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को लेकर कई अहम बातें सूत्रों के माध्यम से सामने आई है। भाजपा की बैठक में मंत्रियों के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी गई है और सूत्र बता रहे हैं कि मंत्री टंकराम वर्मा जी को नसीहत भी दी गई है। बैठक में जिला अध्यक्षों से प्रभारी मंत्रियों के कामकाज, जिलों में दौरे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को लेकर सीधे फीडबैक लिया गया। इस दौरान कुछ जिलाध्यक्षों ने प्रभारी मंत्रियों के कम दौरे और कार्यकर्ताओं को समय नहीं मिलने की शिकायत की। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने पूछा कि प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में नियमित दौरे करते हैं या नहीं। इसी दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को लेकर मामला चर्चा में आ गया है, ऐसा बताया जा रहा है। उनके बाद सारंगढ़, धमतरी और नारायणपुर जिले का प्रभार है। तीनों जिलों के पदाधिकारियों ने बताया कि मंत्री के दौरे बेहद कम होते हैं और कई बार दौरे के दौरान भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी नहीं हो पाती। शिकायतों के बाद ये बातें खुलकर बोली गई, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। शिकायतों के बाद टंकराम वर्मा ने अपने प्रभार वाले जिलों में चल रहे विकास कार्यों का ब्यौरा देना शुरू कर दिया, लेकिन जवाब देते वक्त वे बार बार वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर जी की ओर देख रहे थे। इसे देखते हुए अजय जामवाल ने चुटकी लेते हुए कहा, मंत्री आप हैं या विधायक जी? यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका प्रभार बदलना पड़ेगा। जामवाल जी की इस टिप्पणी पर बैठक में ठहाके गूंज उठे। बताया जा रहा है कि संगठन की ओर से टंकराम वर्मा को पहले भी जिलों में सक्रियता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं से बेहतर संवाद रखने की नसीहत दी जा चुकी है। उनकी नाराजगी, खासतौर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की भी नसीहत उन्हें दी गई है। बैठक में सिर्फ प्रभारी मंत्रियों के दौरे ही नहीं बल्कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठे। संगठन ने जिलाध्यक्षों से पूछा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। कुछ जिलाध्यक्षों ने खुलकर बताया, कुछ लोगों ने बातचीत करने में बहुत संयम बरता कि योजनाओं से जुड़े छोटे छोटे काम भी स्थानीय स्तर पर अटक रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी लगभग सभी जिलों से शिकायतें आई। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। हालांकि वन मंत्रालय के पूरी की पूरी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नजर नहीं आए दोनों पर्यवेक्षक, दोनों महामंत्री, ऐसा बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं। और कानून व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदार गृह मंत्री हैं उनसे भी इस बारे में अलग से चर्चा की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। दोनों मंत्रियों ने बताया कि नक्सलवाद के बाद, जहां केदार कश्यप जी और विजय शर्मा जी ने, कि बस्तर के विकास को गति देने के लिए सरकार की क्या योजना है। खास बात यह रही कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कामकाज को लेकर बैठक में कोई शिकायतें सामने नहीं आई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का हाल बहुत बुरा है और लगातार प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में स्वास्थ्य केंद्रों के, जिला अस्पताल के डॉक्टरों की उपस्थिति के और बहुत सारी पैथोलॉजी लैब के टेस्ट की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। पता नहीं जिलाध्यक्षों ने ऐसा क्यों नहीं कहा। उनके प्रभारी जिलों के हॉस्पिटल और स्वास्थ्य विभाग में शायद अच्छा कुछ चल रहा हो। जिलाध्यक्षों ने उनके नियमित दौरे, कार्यकर्ताओं से संवाद और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट मिलने की बात कही। बैठक का संदेश मंत्री सिर्फ राजधानी में नहीं अपने प्रभार वाले जिलों में भी जाने चाहिए और संगठन के कार्यकर्ताओं से उन्हें सीधा संवाद बनाए रखना होगा, वरना संगठन किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई करने से हिचकेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी अच्छी खबर राजधानी रायपुर के लिए, अगर ये संरचना पूरी होती है तो।
तेलीबांधा फ्लाईओवर अब वाई शेप में 500 मीटर नए हिस्से का प्रस्ताव दिया गया है और हालांकि इससे निर्माण में थोड़ी देरी होगी। रायपुर के बहुचर्चित तेलीबांधा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में एक बार फिर बदलाव, अब फ्लाईओवर को वाई शेप में बनाने का प्रस्ताव। हालांकि प्रस्ताव बड़ा अच्छा है। इसके तहत वीआईपी चौक से एयरपोर्ट की ओर करीब 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर लंबा अतिरिक्त हिस्सा जोड़ने का सुझाव दिया गया है। नए प्रस्ताव के कारण प्रोजेक्ट के निर्माण में और देरी होने की संभावना है। दरअसल सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर तेलीबांधा फ्लाईओवर को एयरपोर्ट की दिशा से जोड़ने का एक शानदार प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के बाद एनएचएआई ने नए हिस्से को लेकर दोबारा सर्वे शुरू कर दिया है। अब तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि 500 मीटर का नया हिस्सा मौजूदा प्रोजेक्ट में किस तरह जोड़ा जाए। लेकिन इसे जोड़ा जाता है तो यह बड़ी अच्छी बात होगी। नए प्रस्ताव के मुताबिक फ्लाईओवर का एक हिस्सा एक्सप्रेस वे के पास से शुरू होकर वीआईपी चौक की ओर जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा एयरपोर्ट की दिशा में जोड़े जाने की योजना है। इसका उद्देश्य तेलीबांधा चौक पर लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव को कम करना है और ये बेहद जरूरी है। यातायात विभाग के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक तेलीबांधा चौक पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। इन 4-5 घंटों में रोजाना करीब 1.5 लाख से ज्यादा वाहन इस चौराहे से गुजरते हैं। फ्लाईओवर बनने के बाद बड़ी संख्या में वाहन सीधे ऊपर से निकल सकेंगे, जिससे पीक आवर में जाम कम होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। मौजूदा प्रोजेक्ट में फ्लाईओवर पर चढ़ने और उतरने के लिए शुरुआत और अंतिम छोर के अलावा बीच में भी 2 जगह कनेक्टिविटी देने की योजना है। नवा रायपुर से शहर की ओर आने वाला ट्रैफिक नीचे से गुजर सकेगा, जबकि एक्सप्रेस वे के पास से फ्लाईओवर पर चढ़ने वाले वाहन सीधे वीआईपी चौक के पास उतर सकेंगे, जो बेहद जरूरी है। हालांकि नए 500 मीटर हिस्से के प्रस्ताव के बाद अब दोबारा सर्वे और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होगी। सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी और उसके बाद ही अंतिम डिजाइन और निर्माण को लेकर फैसला होगा। यानी फ्लाईओवर का नया डिजाइन ट्रैफिक के लिए राहत की उम्मीद जरूर जगा रहा है, लेकिन नए प्रस्ताव के चलते देरी और बढ़ सकती है। जी हां, एक बड़ी अजीब तरह की खबर आ रही है। एक बार फिर से अरहर और चेज भाजी के आड़ में गांजे की खेती, 1 एकड़ खेत से सैकड़ों पौधे जब्त किए गए। कांकेर जिले के भानुपुर प्रतापपुर इलाके से एक किसान को गिरफ्तार कर अवैध गांजा खेती का चौंकाने वाला मामला सामने लाया गया है। ग्राम भुरसात राहुल में पुलिस ने एक किसान के खेत में दबिश देकर अरहर और चीज भाजी की फसल के बीच उगाए जा रहे गांजे के सैकड़ों पौधे जब्त कर लिए। 1 एकड़ खेत में गांजे की खेती हो रही थी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पौधे जब्त हुए, जिनका वजन करीब 8.5 किलोग्राम बताया जा रहा है। जब्त गांजे की कीमत 4.25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर मोबाइल फोरेंसिक टीम की मदद से पौधों की जांच कराई। हालांकि पुलिस के मुताबिक किसान हर बार यही कहता रहा कि उसने गांजा अपने सेवन के लिए उगाया था। गांव की सरपंच फुलमत पिस्दा ने भी अवैध खेती को लेकर चिंता जताई और पुलिस से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीते 7 महीने में कई मामले भानु प्रतापपुर और आसपास के इलाकों में गांजे की अवैध खेती और तस्करी के सामने आ रहे हैं। 20 फरवरी को काना गांव में 350 पौधों समेत करीब 17 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया था। 7 अप्रैल को कोरेनार में 2 आरोपियों से 16.5 लाख रुपए का गांजा, वहीं 24 अप्रैल को मचांदूर में बाड़ी से 6 गांजे के पौधे बरामद किए गए थे। कृषि विशेषज्ञों के माने तो कुछ मामलों में गांजे के पौधे दूसरी फसलों के बीच लगाए जाते हैं, जिससे दूर से उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल होता है। घनी फसल के बीच पौधे छिपे रहने से अवैध खेती करने वालों को पुलिस की नजर से बचने में मदद मिलती है। भारत में गांजे की खेती पर 1985 में एनडीपीएस एक्ट लागू होने के बाद प्रतिबंध लगाया गया। इसके बावजूद कई इलाकों में चोरी छुपे इसकी खेती किए जाने के मामले सामने आए हैं। भानु प्रतापपुर का यह मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि खेती के आड़ में चल रही अवैध गांजा खेती पर क्या लगाम लगेगी और अगर लगेगी तो कब तक लगेगी। आगे बढ़ते हैं।
बेटी लापता है और उसे ढूंढने के लिए एक मां किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जी हाँ, ये रियल लाइफ की कहानी है जो तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म गांधारी इसी दमदार कहानी के साथ एक्शन जानर में आ रही है। फिल्म की कहानी सिर्फ एक मां तापसी पन्नू के संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बच्चों के लापता होने जैसे जो लगातार बढ़ते जा रहे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे प्रदेश में गंभीर सामाजिक मुद्दे को भी सामने लाया गया है। कहानी में एक तरफ बेटी की तलाश में निकली मां है, तो दूसरी तरफ सिस्टम की अपनी सीमाएं, मर्यादाएं और इस मामले की जांच में जुटा एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी। खास बात यह कि तापसी का किरदार कोई ट्रेड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट या पहले से तैयार एक्शन हीरो नहीं है। अभिनेत्री के मुताबिक वह लंबे समय से ऐसा एक्शन किरदार करना चाहती थी जिसका एक्शन उसकी परिस्थितियों से पैदा हो। फिल्म की कहानी सुनते ही तापसी पन्नू इसके लिए तैयार हो गई। शुरुआत में उन्हें पूरी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि सिर्फ मूल आइडिया बताया गया था। यही आइडिया उनके लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन बना। फिल्म की कहानी की जड़ें प्रोड्यूसर कनिका ढिल्लों के अपने मातृत्व के अनुभव और बच्चों के अपहरण से जुड़े मामलों की रिसर्च से जुड़ी है। उनका कहना है कि मां बनने के बाद उन्होंने इन घटनाओं को सिर्फ एक लेखक की नजर से नहीं बल्कि एक मां के जज्बातों से महसूस किया। फिल्म में जतिन सरना एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। वो अपनी जांच के साथ साथ अपने अतीत और भावनात्मक संघर्षों से भी जूझते हैं। गांधारी का संदर्भ महाभारत के किरदार से लिया गया है, लेकिन कहानी को बिल्कुल आधुनिक संदर्भ में पेश किया गया है। फिल्म की खासियत यह भी है कि इसे सिर्फ वुमन सेंट्रिक कहानी के टैग तक सीमित नहीं रखा गया है, जो आजकल कई फिल्मों को किया जा रहा है। एक माँ, एक लापता बेटी और उसे वापस लाने की जिद गांधारी की कहानी बताई जा रही है, और ये कहानी अब पर्दे पर कितना असर छोड़ती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन गांधारी नाम ने एक अट्रैक्शन तो पैदा कर दिया है, क्योंकि महाभारत के दौर से, महाभारत की कथाओं के दौर से गांधारी का किरदार हम लोगों के लिए, खास तौर पर हिंदुस्तानियों के लिए जज्बाती और आकर्षण वाला किरदार तो है, इसमें कोई शक नहीं। खबर आ रही है रेलवे के एक बेहद बड़े प्लान के। मुंबई हावड़ा समेत 7 व्यस्त रूट जो रेलवे के हैं वो 4 लेन होंगे। भारतीय रेलवे देश के सबसे व्यस्त रेल रूटों पर ट्रेनों की बढ़ती संख्या, यात्रियों की बढ़ती संख्या, यात्री माल ढुलाई के दबाव को देखते हुए बड़ा विस्तार कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बातें आ रही कि मुंबई हावड़ा समेत देश के 7 हाई डेंसिटी रेल रूटों का 4 लेन, व्यस्त रेल रूटों का 4 लेन यानी 4 पटरियों वाला बनाया जाएगा। इन 7 रूटों की कुल लंबाई करीब 11,000 किलोमीटर है। खास बात यह है कि ये रूट देश के कुल रेल नेटवर्क का सिर्फ 16% ही है, लेकिन देश के लगभग 41% यात्री और माल यातायात का भार ये संभालते हैं। जी हाँ, करीब करीब आधा। ऐसे में इन रूटों पर अतिरिक्त ट्रैक बिछाने से ट्रेनों की आवाजाही को ज्यादा सुगम बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस योजना में दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई मुंबई हावड़ा जो हमारा राजमार्ग है, रेल मार्ग है, और दिल्ली गुवाहाटी जैसे महत्वपूर्ण मार्ग शामिल है। रेल मंत्री वैष्णव के मुताबिक इस विस्तार का उद्देश्य सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ परिवहन लागत कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। रेलवे आधुनिकीकरण के क्षेत्र में कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई 2026 में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन की शुरुआत की गई। 10 कोच वाली यह ट्रेन जिंद सोनीपत सेक्शन पर चल रही है और करीब 2600 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। ट्रेन बिजली बनाने की प्रक्रिया में उप उत्पाद के तौर पर मुख्य रूप से जल वाष्प और गर्मी छोड़ती है। इसके अलावा देश में अब तक 162 वंदे भारत, 2 वंदे भारत स्लीपर और 72 अमृत भारत ट्रेन सेवाएं शुरू की जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जुलाई 2026 तक 2633 रूट किलोमीटर पर कवच 40 लागू किया जा चुका है। वहीं 508 किलोमीटर लंबे
मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण भी लगातार जारी है। इसकी डिजाइन स्पीड बताया जाता है कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित 1340 स्टेशनों में से 261 स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा होने की जानकारी दी गई है। यानी रेलवे अब सिर्फ नई ट्रेनें चलाने पर नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की क्षमता और तकनीक को अपग्रेड करने पर बड़ा फोकस कर रहा है। हमारा जो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, जो बिलासपुर जोन है, इसमें भी हमारे रायपुर के आसपास तीसरी और चौथी लाइन की बेहद जरूरत है। और रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, जो माल लोडिंग में और यात्री में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। उसको भी 4 लेन का रेलवे नेटवर्क देना हमारे मंत्री जी के, हमारे केंद्र शासन की जिम्मेदारी है। वहीं यहाँ से जो हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा की रूप कुमारी चौधरी, आपके रायपुर के सांसद है ब्रिजमोहन अग्रवाल, दुर्ग के सांसद हैं जो हमारे विजय बघेल, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे, ये बेहद एक्टिव लोग हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि रायगढ़ से लेकर डोंगरगढ़ तक जो हमारा ये क्षेत्र है, जो मुंबई हावड़ा है, इसमें 4 लेन रेल मार्ग जल्दी बनेगा और बड़े अच्छे से बनेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पर्चा लीक कृषि विश्वविद्यालय का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ, फिर पर्चा लीक की आशंका है। पैकेट से छेड़छाड़ के बाद एक हड़कंप मचा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। प्रश्न पत्र लीक होने का एक और मामला सामने आ रहा है। इस बार बीएससी कृषि प्रथम वर्ष के दूसरे सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हैं। 19 अगस्त को होने वाली परीक्षा से करीब 5 से 6 घंटे पहले प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल होने की जानकारी सामने आई। वायरल प्रश्न पत्र का जब परीक्षा में आए, मुख्य प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो ज्यादातर प्रश्न एक जैसे ही पाए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। जांच समिति ने भारतीय कॉलेज को भेजे गए प्रश्न पत्र के पैकेट की जांच की। परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय को वापस मिले इस पैकेट में छेड़छाड़ के संकेत मिले। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब मामले की आगे की जांच पुलिस करेगी। खास बात यह है कि कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक का पहला मामला नहीं है। इससे पहले एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं ने विश्वविद्यालय की परीक्षा और गोपनीय प्रश्न पत्र वितरण व्यवस्था को पूरी तरह बदहाल बताया है। परीक्षा व्यवस्था में लापरवाही को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक स्तर के परीक्षा प्रभारी NR रंगाडी को पद से तुरंत हटा दिया है। वहीं 2 महिला ऑब्जर्वर सूचिका खलको और अंजलि वर्मा को भी निलंबित किया गया है। ये दोनों पाटन के मर्रा कृषि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार निजी कॉलेज को गोपनीय प्रश्न पत्रों के पैकेट सीधे भेजे जाते रहते हैं। आमतौर पर ऐसी सामग्री को सरकारी कॉलेज की निगरानी या नजदीकी थाने में सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती है और जो हर विभाग करता है। विश्वविद्यालय ने भारतीय कॉलेज को नोटिस जारी किया है। साथ ही कॉलेज में इस साल प्रवेश रोकने, उसे 0 ईयर घोषित करने और एफिलिएशन उसका निरस्त करने जैसे कदमों पर अभी भी विचार ही हो रहा है। अब पुलिस जांच पे यह पता लगाना अहम होगा कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र आखिर किसके हाथ लगा और पैकेट के साथ छेड़छाड़ कब और कैसे हुई। लगातार सामने आ रहे मामलों ने कृषि विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या गोपनीय प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में ही सबसे बड़ी सेंध लग रही है? और ऐसा लगता है सम्मानीय कुलपति से लेकर पूरे के पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन के पास अभी तो कम से कम इसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है और बहुत बदहाली की स्थिति है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम चर्चा है कैसा लगता है?
अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइएगा। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।